बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7 इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रेटजीज़ मैनेजमेंट एंड ऑपरेशंस इश्यूज़। अच्छा, इससे पहले हम 6 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमारा जो चैप्टर 1 था उसके अंदर तो सिर्फ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का एक इंट्रो था कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या है, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, स्ट्रेटजी और प्लानिंग में क्या फ़र्क होता है। तो ये चीज़ें समझो कि इंट्रो में जो भी चीज़ें हैं ये आगे के चैप्टर्स में फिर रिपीट हुई हैं। तो इंट्रो समझो कि एक तरह का एक ओवरव्यू होता है पूरे कोर्स का, तो वो हमने लिया था। उसके बाद हमने मिशन और विज़न स्टेटमेंट को कवर किया था। मिशन और विज़न स्टेटमेंट के बाद हमने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को असेस किया था चैप्टर 3 के अंदर। फिर इंटरनल एनवायरनमेंट को हमने किया था। उसके बाद चैप्टर 4 में इंटरनल को किया था। चैप्टर 5 में हमने स्ट्रेटजीज़ को डिस्कस किया था कि स्ट्रेटजीज़ किस तरह की होती हैं। और फिर चैप्टर 6 में फाइनली हमने स्ट्रेटजीज़ को फार्मूलेट किया था। तो यूँ समझें कि जो अभी तक जितने भी चैप्टर हमने पढ़े हैं सवाए चैप्टर 1 को, चैप्टर 1 तो पूरे कोर्स का एक ओवरव्यू था, लेकिन चैप्टर 2 से लेके चैप्टर 6 तक ये पूरे का पूरा जो प्रोसेस है ये सॉर्ट ऑफ स्ट्रेटजी फार्मूलेशन का प्रोसेस है, यानी स्ट्रेटजी बनाते कैसे हैं। तो चैप्टर 6 तक हमने स्ट्रेटजी बना ली, स्ट्रेटजी बन चुकी, फाइनल हो गई। ये सारा पेपर वर्क था, ये सारे का सारा पेपर वर्क होता है कि ये स्ट्रेटजी हमने कर ली, ये हमें करना है, ये डिसाइड हो गया। अपने सारे स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, मिशन, विजन और सारी चीज़ों को देखते हुए हमने कहा कि हमारी कंपनी को ये वाला काम करना चाहिए। ठीक है, अब अगला जो हमारा मरला है चैप्टर 6 के बाद, जो अभी हम चैप्टर कवर करने जा रहे हैं, चैप्टर 7 और चैप्टर 8, ये दोनों चैप्टर्स जो हैं ये डिस्कस करेंगे कि अब उस स्ट्रेटजी जो हमने बना ली उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। एक्चुअली देखा जाए तो सबसे इम्पॉर्टेंट फेज़ जो है स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन होता है, क्योंकि देखें ये करना है, वो करना है, ये कहना, ये यानी डिस्कस करना ये बहुत आसान होता है, लेकिन उस चीज़ को प्रैक्टिकली जब आप करने जाएंगे तो उसमें फिर बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो आपको नज़र आएंगी। तो ये हमारे चैप्टर 7 और 8 जो है ये इम्प्लीमेंटेशन के बारे में है। और उसके बाद फाइनल जो चैप्टर है हमारा, चैप्टर नंबर 9, जो आखिरी चैप्टर है इस पूरे कोर्स का, वो स्ट्रेटजी एवेल्यूएशन कंट्रोल के बारे में है। कि फिर जो है वो बेसिकली ऐसा होता है कि जब स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंट हो जाती है उसमें कुछ अर्सा गुजरता है, तो ये बाद के मामलात होते हैं कि फिर हम देखते हैं कि आया हमने जो स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंट की है, जिन रिज़ल्ट्स को मद्देनज़र रखते हुए, जिन एक्सपेक्टेशंस की बुनियाद में हमने स्ट्रेटजी जो है ना इम्प्लीमेंट की थी, आया वो डिज़ायर्ड रिज़ल्ट हमें मिल रहे हैं या नहीं। अगर मिल रहे हैं तो कितने मिल रहे हैं, हमारी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक हैं या थोड़ा ऊपर हैं या थोड़ा नीचे हैं। अगर ऊपर हैं तो किस वजह से जो है ना हमें एक्सपेक्टेशन से बेहतर रिज़ल्ट मिल रहे हैं, अगर उससे कम है तो क्या जो है ना गलती हमसे हो रही है उसको कैसे करेक्ट किया जाए। तो ये फिर हमारा फाइनल चैप्टर 9 है, जिसको हम स्ट्रेटजी इवेल्यूएशन या कंट्रोल प्रोसेस में हम कवर करेंगे। तो वो हमारा आखिरी चैप्टर होगा। ये चैप्टर जो 7 है, उसके बाद जो आने वाला चैप्टर 8 है, ये दोनों चैप्टर जो है इम्प्लीमेंटेशन के बारे में होंगे कि स्ट्रेटजी को हम पाया तकमील तक कैसे पहुंचाएं, जो हमने काम सोचा है उसको हम अमली तौर पर कैसे कंटिन्यू कर सकते हैं या कैसे जो है ना हम उनको लागू कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले तो ज़रा डिफरेंस समझ लें, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेटजी फार्मूलेशन एंड स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, स्ट्रेटजी फार्मूलेशन जो है इज़ ए पोजिशनिंग फोर्स बिफोर द एक्शन। स्ट्रेटजी फार्मूलेशन में हम डिसाइड करते हैं कोई भी एक्शन करने से पहले कि हमें क्या करना है। ऑन दी अदर हैंड इन स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन क्या है, इज़ मैनेजिंग फोर्सेस ड्यूरिंग द एक्शन। उसके बाद स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन के अंदर हम एक्शन लेते हैं कि भाई वो जो एक्शन हमने सोचा था फार्मूलेशन के अंदर कि भाई हमें मार्केट पेनिट्रेशन करनी है, या हमें मार्केट डेवलपमेंट करनी है, या हमें डाइवर्सिफिकेशन करनी है, या बैकवर्ड इंटीग्रेशन करना है, या XYZ जो भी हमने सोचा, वो हम जब करते हैं, जब एक्चुअल में वो हम काम कर रहे होते हैं, तो उस वक्त हमें क्या क्या चीज़ें जो है ना वो देखनी पड़ती हैं, किन किन चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है, वो स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन में आता है।
ठीक है। स्ट्रेटजी फार्मूलेशन जो है फोकस ऑन इफ़ेक्टिवनेस, ठीक है। ये इफ़ेक्टिवनेस के ऊपर फोकस करता है कि किस तरीके से जो हमारी जो ये स्ट्रेटजी है वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा देगी, ठीक है। ये चीज़ें हम सोचते हैं कि ये चीज़ हमारे लिए कितनी इफ़ेक्टिव होगी, कितनी बेनिफिशियल होगी, उसके क्या असरात होंगे, ठीक है। तो ये हम जो है ना इफ़ेक्टिवनेस उसको देखते हैं कि ये चीज़ हमारी ऑर्गेनाइजेशन में क्या हमारे लिए बेनिफिशियल लेकर आए, क्या बेनिफिट्स लेकर आएगी, क्या इसके जो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट्स होंगे हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, यानी वे इफ़ेक्टिव कितनी होगी वो स्ट्रेटजी। और स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन जो है फोकसेस ऑन एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब ये है कि हम जो है अपनी जो हमारी जो क्वालिटीज़ हैं, कैपेबिलिटीज़ हैं, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स की शक्ल में हो, चाहे हमारे फिज़िकल रिसोर्स की शक्ल में हो, उनको कितना एफिशिएंटली यूटिलाइज़ करते हुए हम उस स्ट्रेटजी को पाया तकमील तक पहुंचाते हैं या उससे बेहतर रिज़ल्ट लेने की कोशिश करते हैं। तो स्ट्रेटजी जो है वो बेसिकली फार्मूलेशन के अंदर इफ़ेक्टिवनेस देखी जाती है कि इसके क्या असरात होंगे फ्यूचर में, और एफिशिएंसी में बेसिकली जो हम चीज़ इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं तो हम अपने लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर रहते हुए कितना एफिशिएंटली उसको यूटिलाइज़ करते हैं चीज़ों को, ताकि वो चीज़ हमें कम मेहनत में ज़्यादा से ज़्यादा उसके रिज़ल्ट्स मिल जाए। स्ट्रेटजी फार्मूलेशन इज़ प्राइमरीली एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। जैसे शुरू में मैं इस लेक्चर के शुरू में बता चुका हूँ, ये सारा पेपर वर्क होता है, ये सारी थिंकिंग प्रोसेस होता है। सोचा जाता है क्या किया जाए, किस तरीके से किया जाए, कैसे होगा, किस तरीके से होगा, क्या चीज़ें हैं, क्या स्ट्रेंथ्स हैं, क्या वीकनेसेस हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या थ्रेट्स हैं, क्या चीज़ें हैं जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमें जो है ना डिफ्रेंशिएट करती हैं। उनकी बुनियाद पे जो है ना अब ये चीज़ें सोच के फिर हम स्ट्रेटजी बनाते हैं, ठीक है। जबकि स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन प्राइमरली इन ऑपरेशनल प्रोसेस, ये एक अमली प्रोसेस है। ये समझो कि फॉर्मूलेशन के बाद यानी हमने सोच लिया कि भाई हमें जो है ना मार्केट पेनिट्रेशन करनी है। अब मार्केट पेनिट्रेशन करने के लिए तो हम घर बैठे रहेंगे तो नहीं होगी ना, लाजमी बात है उसके लिए फिर हमें एक्शंस लेने होंगे। हमें जो है ना बाकायदा अपनी जो भी सेल्स फोर्स है उसको बढ़ाना होगा, अपने जो टारगेट्स हैं वो बढ़ाने पड़ेंगे, अपने जो नेटवर्क है उसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, उसके लिए एडवर्टाइजमेंट वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हमें करनी पड़ेंगी, यानी वो अमली तौर पे हमें करना पड़ेगा। एक यहाँ पे सोचा जाता है, यहाँ पे उसको जो ना अमली जामा पहनाया जाता है, यानी उस चीज़ को करके दिखाया जाता है। तो ये ऑपरेशनल प्रोसेस है, ठीक है। तो उसके बाद स्ट्रेटजी फार्मूला रुका है गुड इंट्यूटिव इन एनालिटिकल स्किल्स, ठीक है। इसके अंदर जो है ना आपके फ्यूचर को फोरकास्ट करना या एनालिटिकल स्किल्स जो आपके हैं उसको जो है ना उसकी ज़रूरत होती है, क्योंकि इसके लिए एक आपको तजर्बा, और क्योंकि ये टॉप लेवल मैनेजमेंट के डिसीजन होते हैं। याद रखें स्ट्रेटजी जो है वो टॉप लेवल का डिसीजन होता है। जितने भी टॉप लेवल के डिसीशंस होते हैं इसमें इंट्यूटिव जो स्किल्स होते हैं या हमारे एनालिटिकल स्किल्स होते हैं ये बड़ा काउंट करते हैं, जितने भी टॉप, क्योंकि ये फ्यूचर को फोरकास्ट करना होता है, चीज़ों को देख के चलना होता है। अगर ये चीज़ें अगर आप नहीं देख सकते तो ये आपकी कंपनी को बिल्कुल ख़तरे की पोजीशन में भी लेके जा सकते हैं। तो ये चीज़ देखी जाती है कि क्या करना है इसके अंदर। तो जो है जैसे मिसाल के तौर पर जब कोडेक वालों को कहा गया, अब कोडेक वालों को ये जो है ना तकब्बुर था या उनको ये खुशफहमी थी यूँ कह लें, तो कि उनको ये था कि हमारा कैमरे का जो रोल है, ये हमारे जो पिक्चर क्वालिटी है वो इतनी अच्छी है, ये जो डिजिटल कैमरा हमारा क्या कर लेंगे। हालांकि उनको जो मशवरे दे रहे थे वो मार्केट के लोग दे रहे थे, लेकिन जो उनके टॉप लेवल पे जो लोग बैठे थे वो उस चीज़ को जो ना वो जज नहीं कर पा रहे थे, वो फोरकास्ट नहीं कर पा रहे थे कि भाई जो ये मार्केट में हमें जो कहा जा रहा है कि अब आपको प्रोडक्ट डेवलपमेंट की तरफ जाना चाहिए, जो है ना ये अब चीज़ मार्केट में नहीं चलेगी, मार्केट में चेंजेस आ रहे हैं, तो उसको आपको प्रोडक्ट डेवलपमेंट करके आपको या रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन करके आपको टेक्नोलॉजी चेंज करनी पड़ेगी जो भी है। तो वो सारी चीज़ें जो है उनको जब बताई गई तो उन्होंने उसको जो है ना वो सही तरीके से अंडरस्टैंड नहीं किया, उनकी फोरकास्ट जो है वो उस तरह से काम नहीं कर पाए। वो उन चीज़ों को जिस तरीके से वो खुशफहमी में थे कि हमारी इतनी अच्छी प्रोडक्ट इसको क्या होगा, ये तो बड़ा मार्केट में नाम है, हम तो मार्केट लीडर हैं, ये हैं, लेकिन उनकी इस गलती ने उनको जो है ना वो मार्केट से ही आउट कर दिया। यही खुशफहमी जो है ना वो नोकिया को थी।
नोकिया ने ये सोचा कि हमारा हार्डवेयर यानी हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी जो हार्डवेयर यानी उसके जो फंक्शंस हैं या उसके जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसकी जो इतनी हार्डवेयर की इतनी क्वालिटी है, इतना लोग उसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, कितना मजबूत हम जो है ना वो मोबाइल बना रहे हैं, तो ये स्मार्टफोन और ये क्या जो है ना वो कर लेंगे। और फिर उन्होंने मार्केट ट्रेंड्स को देखने के बजाय उन्होंने कहा यार हमारा तो नाम जो हार्डवेयर की वजह से हमारा नाम है, हम इसमें कोई सा भी सॉफ्टवेयर जो है ना वो लगा के अगर मार्केट में देना शुरू कर देंगे, बेचना शुरू कर देंगे, लोग तो खरीदेंगे क्योंकि हमारी तो हार्डवेयर की एक क्वालिटी है। बहरहाल ये भी एक गलती थी जो उन्होंने अंडरस्टैंड नहीं की। तो इसमें देखें आपके जो फ्यूचर फोरकास्ट करना या एनालिटिकल स्किल्स आपके बड़े स्ट्रांग हों स्ट्रेटजी फार्मूलेशन के अंदर, के जो चीज़ आप बनाने जा रहे हैं, जो चीज़ आप करने जा रहे हैं, वो आपके कितने जो है ना वो एनालिटिकल स्किल्स अच्छे हैं ताकि आप फ्यूचर को सही से फोरकास्ट कर सकें, फ्यूचर को सही से अंडरस्टैंड कर सकें। ठीक है, तो उसके अंदर जो है आप बेहतर डिसीजन ले सकेंगे। तो ये अगर इसमें टॉप, ये देखो स्ट्रेटजी का जो डिसीजन होता है ये टॉप लेवल का डिसीजन होता है, ये कोई टेक्टिकल लेवल का डिसीजन नहीं होता या मिडिल लेवल का डिसीजन नहीं होता कि ऑपरेशनल मैनेजर ने कोई गलती कर दी तो ये पूरा जो है ना वो आपकी जो कंपनी है वो बैठ जाएगी। नहीं, ऑपरेशनल लेवल की गलती आपके उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट या पर्टिकुलर फंक्शन के लिए हो सके नुकसानदेह हो, लेकिन स्ट्रेटेजिक लेवल के जो डिसीशंस होते हैं वो आपकी कंपनी को जो है ना वो पूरा उसकी बेस कर रहा होता है कि आपकी कंपनी जो है ना उसमें शटडाउन भी हो सकती है, आपकी कंपनी जो है मार्केट लीडर भी बन सकती है। तो उसमें ये आपका जो है ना उसमें आपको रिक्वायर्ड स्किल्स आपको चाहिए होते हैं। उसके बाद जब ये चीज़ आप इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाते हैं तो लाजमी बात है जब आप एक फैसला करते हैं, डिसीजन लेते हैं कि भाई हमें जो है ना मार्केट में लीडर बनना है, मार्केट लीडर बनने के लिए आप मार्केट डेवलपमेंट या प्रोडक्ट डेवलपमेंट या मार्केट पेनिट्रेशन, अब ये 3 स्ट्रेटजीज़ लेके आप मार्केट में सपोज जा रहे हैं, तो अब इन स्ट्रेटजीज़ के लिए आपको क्या करना होगा। लाजमी बात है, देखो कोई भी काम दुनिया में लोगों के बगैर नहीं होता। ठीक है, लोग ही होते हैं जो लोग उस काम को जो है ना वो पाया तकमील तक पहुंचाते हैं। तो अब आपको इम्प्लीमेंटेशन, यहाँ पे तो आपने सोचा स्ट्रेटजी फार्मूलेशन में तो आपने जो सोचा कि हमें ये करना है, लेकिन यहाँ पर फिर आपको लोगों को जो है ना अपने साथ लिया, उनको मिलाया, उनको मोटिवेट किया कि भाई देखें ये हमारा टारगेट है और हम जो है ना ये कंपनी को यहाँ लेके जाना चाह रहे हैं। और उसमें जो भी हमारा जो वर्कर है, जो भी एम्प्लॉई है या जो भी लोग हमारे साथ इस सर्कल में जुड़े हुए हैं, उनको जो है ना ये बेनिफिट्स होंगे और इसमें ये उनको जो है ना हम चीज़ों को जो है ना उनको करेंगे, तो उससे जो है ना आप लोगों की ये चीज़ें जो है ना आपके भी एसोसिएटेड हैं। तो इसके अंदर जो है आपके लीडरशिप स्किल्स और आप लोगों को कैसे मोटिवेट करके, क्योंकि काम तो आपको लोगों से ही लेना होगा ना। तो हमारे माशरे की सबसे बड़ी बदकिस्मती ये कह लें, यानी जो पाकिस्तान के अंदर जो चीज़ मैंने ऑब्ज़र्व की है कि हमने तारीफ़ करना छोड़ दिया है। ये हमारी बड़ी बदकिस्मती है कि हमने तारीफ़ करना छोड़ दिया है। यानी आप एक बंदा 10 अच्छे काम कर ले और उससे एक गलती हो जाए तो आप उसके 10 अच्छे कामों को भूल कर आप उसकी 10 जो है ना वो गलतियों के ऊपर जो है ना वो आप 10 अच्छी चीज़ों को छोड़ कर एक गलती को आप पकड़ के बैठ जाएंगे। यानी अगर मिसाल के तौर पर हमारे सर्कल में आप बैठ जाएं किसी के साथ, तो अगर किसी बंदे के बारे में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में या किसी लीडर के बारे में अगर कोई तारीफ़ हो रही होगी या कोई अच्छे जुमले बोले जा रहे होंगे, तो जो है लोग सिर्फ ऊपर ऊपर से गर्दन हिला के या हाँ हाँ करके निकल जाते हैं। लेकिन अगर वहीं पर ही जो है ना आप ऑब्ज़र्व करें कि अगर किसी लीडर की या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बॉस की या XYZ कहीं पर भी किसी भी सर्कल में हो, चाहे पर्सनल सर्कल में हो, अगर किसी की बुराई हो रही होगी तो 4 लोग उसमें शामिल हो के उसको बढ़ा चढ़ा के उसके अंदर जो है ना वो वे अपना जो है ना इनपुट देंगे और बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा ले रहे होंगे, बड़ी मोटिवेशन के साथ वो बातें हो रही होंगी। तो ये हमारे माशरे की सबसे बड़ी बदकिस्मती, ना सिर्फ टॉप लेवल पे लेकिन निचली लेवल तक ये चीज़ जो है हमने मोटिवेट करना लोगों को छोड़ दिया, हमने अप्रिशिएट करना छोड़ दिया। अब अगर आपके अंडर में काम करने वाला बंदा कोई अच्छा काम कर रहा है तो आप उसको अप्रिशिएट करें, लोगों के सामने उसको अप्रिशिएट करें कि यार देखो ये मेरा बंदा है और ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का काम कर रहा है और मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। चाहे वो आपका
प्योन क्यों ना हो, चाहे वो आपका वॉचमैन क्यों ना हो, चाहे वो आपका स्वीपर क्यों ना हो, अगर आप उसको मोटिवेट करते हैं तो उसका बड़े पॉजिटिव इम्पैक्ट आते हैं। हम लोग समझ रहे होते हैं कि हम लोगों को जो है ना क्रिटिसाइज़ करेंगे, उनको डिमोरलाइज़ करेंगे तो वो उससे लोग जो है ना वो अच्छे तरीके से काम करेंगे, अच्छे तरीके से काम नहीं करेंगे। यही हमारी सबसे बड़ी बदकिस्मती है कि हम ये समझ रहे होते हैं। देखिए, मोटिवेशन का मतलब ये है कि आप उसी के अच्छे काम की तारीफ़ करो, चाहे वो छोटा-सा ही हो। जब आप किसी के हमारे इदारों का या हमारे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट या हमारे जितनी भी चीज़ें हैं, ये आगे ग्रो क्यों नहीं करती? ये आगे क्यों नहीं लोग जाते? उसका रीज़न ये है कि हमने हमारे लीडर्स जो भी हैं, चाहे वो पॉलिटिकल लीडर्स हों, चाहे ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर बैठे हुए जो है ना हमारे बॉसेस हों, हमने उनको मोटिवेट या उनको एप्रिशिएट करना छोड़ दिया है और हमारे लीडर या हमारे जो बॉसेस हैं उन्होंने हमें एप्रिशिएट करना छोड़ दिया है। हम सिर्फ इस मौके की तलाश में होते हैं, कोई मौका मिले कि इसको हम क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं और इसको हम जो है ना डिमोरलाइज़ करें, लेकिन हम वो जो मौके हमें मिलते हैं या वो हमें जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं जिसमें हमें हमारे पास तारीफ़ करने का मौका आता है, तो हम तारीफ़ करने में जो है ना वो थोड़ी-सी जो है कंजूसी कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो चीज़ें फिर ख़राब हो जाती हैं। तो मोटिवेशन का पहला जो रूल है वो ये है, इवन मैं आपको गारंटी से कहता हूँ, मैं यहाँ पे एक कोट जो है ना वो कोट करना चाहता हूँ कि जो अब ये यानी कि एक हिकायत आप उसको समझ लें, लेकिन ये हिकायत जो है लुकमान हकीम से एसोसिएटेड है। लुकमान हकीम के पास जो है एक बंदा जो है जो गया, उनने पूछा कि भाई हमारे घर में काफ़ी जो है टेंशन है, चीज़ें जो है वो काफ़ी ख़राब जा रही हैं और मेरे जो वर्क एनवायरनमेंट है वहाँ पे भी जो है मेरे लिए अच्छे हालात नहीं है, तो मैं क्या करूँ, मुझे कौन सी दवाई लेनी चाहिए? तो लुकमान हकीम ने उसको मशवरा दिया कि आप जो है ना वो मोहब्बत की दवाई खाएं, आप प्यार की दवाई खाएं, आप अच्छा बोलें और जो है आप जो है ना वो पॉजिटिव बातें करें, ठीक है, घर में हो या वर्क एनवायरनमेंट में, यानी अच्छे आप पॉजिटिव थॉट्स के साथ जाएं। तो उस बंदे ने जो है फिर लुकमान हकीम से पूछा कि अगर ये दवाई काम ना करे तो लुकमान हकीम ने कहा कि आप फिर उसका डोज बढ़ा दें। यानी उनको ये कहा कि अगर ये चीज़ जो है आपके अच्छे जुमले, आपकी पॉजिटिव थॉट्स अगर ये काम नहीं करते तो आप उसका डोज बढ़ा दें, आप उसको यानी डबल कर दें। आप उसको जो है ना आपने जो है ना इन चीज़ों को और यानी कि रिपीट करना शुरू कर दें। 2 मरतबा बोल रहे थे तो अब आप उसको 6 मरतबा 4 मरतबा बोलें। यानी कहने का मकसद ये है कि मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में अपना एक्सपीरियंस अगर शेयर करूँ तो जो है मैंने इस चीज़ से काफ़ी बेनिफिट लिया, यानी मेरे जो भी अंडर में काम करते हैं या इधर, तो इस चीज़ों को हमने ये देखा कि लोग जो है ना मोटिवेशन है ही, यानी आप उनके अच्छे कामों को अप्रिशिएट करें और बुरे कामों के ऊपर पर्दा डालें। ठीक है, अगर कोई गलती हो जाती है तो उनको बैठ के उसको तरीके से समझाएं कि यार ये हुआ है, उसको जो है ना थोड़ा सा करेक्ट कर लें। बैठ के अगर आप किसी को डिमोरलाइज करेंगे या सबके सामने उसको जो है ना आप समझते हैं कि आप उनको बातें सुनाएंगे, तो उससे होगा ये है कि वो डिस्करेज होगा और वो दिल के साथ काम नहीं करेगा। वो बस ये है कि अपने जॉब करेगा या अपना जो एक तरह की जो ज़िम्मेदारी उसके ऊपर है उसको करने की कोशिश करेगा, लेकिन वो कभी भी बाय हार्ट जो है ना ऑर्गेनाइजेशन के साथ नहीं होगा। तो यहाँ पे लीडरशिप स्किल्स आपके काउंट होते हैं। लीडरशिप का मतलब ही ये होता है कि लोगों को साथ लेके चलना, लोगों को, और ये याद रखें, अच्छे कामों की तारीफ़ किया करें, अच्छे कामों की तारीफ़ क्या करें, चाहे वो आपके घर का एक फ़र्द हो, चाहे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बैठा हुआ आपका छोटा सा एक मुलाज़िम हो, चाहे आपका बॉस हो, चाहे आपका पॉलिटिकल लीडर हो, चाहे आपका रिलीजियस लीडर हो, चाहे आपका दोस्त हो, चाहे आपका जो है ना कोई भी रिश्तेदार हो जिसके साथ एफिलेटेड है, अगर वो अच्छा काम कर रहा है तो आप उसकी तारीफ़ करें। देखें माशरे में कितनी बेहतरी आती है, ये करके देखें, ये करके देखें तो देखें माशरे में कितनी बेहतरी आती है। तो स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन के अंदर हमें जो है लोगों को साथ लेके चलना होता है, तो लोगों को मोटिवेट करना पड़ेगा। मोटिवेट करने का जो सबसे बेस्ट मेथड है वो ये है कि लोगों के अच्छे कामों की आप तारीफ़ करें। स्ट्रेटजी फार्मूलेशन का आखिरी जो लास्ट पॉइंट है, रिक्वायर्स कोऑर्डिनेशन अमंग ए फ्यू इंडिविजुअल्स। ठीक है, इसमें स्ट्रेटजी फार्मूलेशन में लाजमी बात है, स्ट्रेटजिक लेवल में जो टॉप लेवल में मैनेजर्स आते हैं उनकी तादाद बहुत
थोड़ी सी होती है और उनका ही आपस में कोऑर्डिनेशन होता है, चीज़ों को वो डेवलप कर रहे होते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। लेकिन जब इम्प्लीमेंटेशन का फेज़ आता है तो स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन के रिक्वायर्स कोऑर्डिनेशन अमंग मैनी इंडिविजुअल, तो उसमें बहुत सारे लोगों की ज़रूरत होती है। समटाइम्स तो सैकड़ों हज़ारों में ज़रूरत पड़ती है। जब आप कोई बड़ा डिसीजन या आप मुल्क से बाहर या ऑल ओवर द वर्ल्ड अपने जो ना वो ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ाना चाहते हैं तो फिर आपको वहाँ सैकड़ों हज़ारों लाखों लोगों की ज़रूरत पड़ सकती है। डेवलपमेंट के वक्त तो शायद आपको कुछ लोगों की ज़रूरत हो, लेकिन जब इम्प्लीमेंटेशन की बात होगी तो वहाँ पे आपको लाखों लोगों की ज़रूरत पड़ सकती है। सैकड़ों, पचासों या लोग तो यानी डेफिनेटली इनसे ज़्यादा ज़रूरत आपको पड़ेगी। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस सा, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद देखें हम एनुअल ऑब्जेक्टिव्स। देखें ऑब्जेक्टिव्स बनाते क्यों हैं? ऑब्जेक्टिव्स अगर ना बनाए, देखें ऑब्जेक्टिव्स अगर आपके पास ना हो, ज़िंदगी में अगर कोई मकसद ना हो तो फिर ज़िंदगी का कोई जो ना वो फ़ायदा नहीं है। यानी ज़िंदगी में आप आए और ज़िंदगी में आपने कोई ऑब्जेक्टिव सेट नहीं किया, कोई पर्पस सेट नहीं किया, तो फिर जो है उसका आपके पास कोई डायरेक्शन नहीं होगी, आपको करना क्या है। ठीक है, जब तक आपके ऑब्जेक्टिव नहीं होंगे तो आप कैसे, आपकी डायरेक्शन कैसे सेट होगी। तो जो है ना एनुअल ऑब्जेक्टिव्स क्यों बनाए जाते हैं? तो सबसे पहले कि हम जब हम ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं तो लाजमी बात है, जब हमने कहा कि भाई हमने कोई माइलस्टोन सेट किया कि भाई आज हम यहाँ खड़े हैं, 1 साल के बाद हम अपने आप को यहाँ देखना चाहते हैं। तो जब ये चीज़ आप सेट करेंगे तो उसके लिए फिर आपको क्या होगा कि रिसोर्स एलोकेशन जो आपको करनी है, चाहे वो फिज़िकल हो, चाहे ह्यूमन हो, चाहे फाइनेंशियल रिसोर्स हो, जो भी रिसोर्सेज एलोकेट होंगे वो फिर आपके लिए चीज़ क्लियर हो जाती है कि भाई कौन से डिपार्टमेंट को, कौन से बंदे को कितने रिसोर्सेज चाहिए। अगर आपको ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होंगे तो मिसाल के तौर पर अगर उर्दू यूनिवर्सिटी ये ऑब्जेक्टिव सेट कर ले कि भाई हमें जो है एनरोलमेंट जो है अभी सपोज़ 120 बिज़नेस डिपार्टमेंट की सीट्स हैं तो उनको लेके हमें 250 सीट्स तक जाना है। अगर ये टारगेट सेट किया जाए तो लाजमी बात है पर यूनिवर्सिटी को उस के हिसाब से रिसोर्स एलोकेट करने पड़ेंगे कि भाई अभी कितने रूम्स अवेलेबल हैं, अभी कितने टीचर्स अवेलेबल हैं, अभी कितनी चेयर्स हैं, अभी कितने हमारे पास रिसोर्सेज हैं। और उसके लिए फिर जो अगर ये टारगेट हम लेके जाएंगे तो फिर हमें कितने जो है ना वो रिसोर्स चाहिए होंगे। तो जब आपके ऑब्जेक्टिव्स बन जाएंगे कि भाई ये हमारा टारगेट है तो फिर उसमें रिसोर्स एलोकेशन आपके लिए आसान हो जाती है। मैकेनिज्म फॉर मैनेजमेंट एवेल्युएशन, ठीक है, इसमें फिर जब आप ऑब्जेक्टिव बना लेते हैं कि भाई ये हमारे टारगेट्स हैं, ये हमें ये सेल अचीव करनी है, ये हमें 1 मिलियन सेल है, अब उसको हमें 1.5 मिलियन तक लेके जाना है। ये जो है ना इंडिविजुअल जो हमारे सेल्समैन के टारगेट्स हैं कि भाई आपको 50,000 या 1 लाख का टारगेट है हर सेल्समैन का, तो उसका जो टारगेट अब ये समझो कि 1.5 गुना हो गया। तो अब चीज़ें जब आप ऑब्जेक्टिव बना देते हैं तो फिर आपके लिए एवेल्युएशन आसान हो जाती है कि भाई आपने एक टास्क दिया हुआ था कि भाई आपको जो है ना इस पोजीशन से उस पोजीशन की तरफ जाना है, तो फिर आपको लोगों को कंपेयर करना आपके लिए आसान हो जाता है। मेजर इंस्ट्रूमेंट फॉर मॉनिटरिंग प्रोग्रेस टूवर्ड्स अचीविंग लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, लाजमी बात है जब आपको कोई बड़ा टारगेट अचीव करना हो तो उसको फिर आप शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स यानी एनुअल ऑब्जेक्टिव्स में ब्रेक करते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप उस मंजिल की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो एनुअल ऑब्जेक्टिव जो है वो आपको लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स की तरफ लेके जाते हैं, उनको अचीव करने में हेल्प आउट करते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव हमारे 5 ईयर्स 10 ईयर्स प्लान्स होते हैं। तो अगर एनुअल ऑब्जेक्टिव्स हमारे अकॉर्डिंगली बने हुए हैं तो आप मिसाल अगर कोई कंपनी ये सोच रही है कि भाई हम उनको जो है ना पूरे पाकिस्तान में, जैसे इम्तियाज़ मार्केट का कि अगर मैं बोलूँ कि उनको पूरे पाकिस्तान के हर ज़िले में, हर डिस्ट्रिक्ट में उनको जो है ना अपना वो खोलना है, आउटलेट खोलना है, तो अब लाजमी बात है कि वो फ़ौरन से तो ये काम नहीं कर सके। अब उनको एनुअल ऑब्जेक्टिव्स होंगे। एनुअल ऑब्जेक्टिव ये होंगे कि भाई ठीक है कि इस साल हम जो है ना वो 4 बड़े शहरों में जो है ना अपने वो खोलेंगे, आउटलेट ओपन करेंगे, और फिर अगले साल हम 6 जगहों पे जो है ना वो करेंगे। इस तरीके से करते करते वो अपने लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स की तरफ बढ़ेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि फ़ौरन से वो बस वो सारी चीज़ें आज ही कर लें कि भाई हम अभी से जो है ना वो बस 1 साल के अंदर अंदर हम जो है ना पाकिस्तान के जो 150 या 120 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके अंदर सारे के सारे जगहों पे हम जो है ना अपने आउटलेट ओपन कर लेंगे। ये उनके लिए पॉसिबल नहीं होगा। किसी के लिए भी लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स फ़ौरन से सारे अचीव करना पॉसिबल नहीं होता। लाजमी बात है उसको आपको पार्ट्स में डिवाइड करना होता है, फिर थोड़ा थोड़ा करके उसकी तरफ बढ़ना होता है।
याद रखें, किसी भी फासले को तय करने के लिए, चाहे वो 1 किलोमीटर का फासला हो, चाहे वो 1000 किलोमीटर का फासला हो, आपको पहला कदम उठाना पड़ेगा। तो एनुअल ऑब्जेक्टिव समझो कि एक मंजिल की तरफ जाने के लिए पहला कदम आपका होगा। तो ये एक तरह से मेजर इंस्ट्रूमेंट फॉर मॉनिटरिंग टुवर्ड्स अचीविंग लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। उसके बाद इस्टेब्लिश प्रायोरिटीज़, ऑर्गेनाइजेशनल, डिविजनल एंड डिपार्टमेंटल। उसके बाद हम प्रायोरिटीज़ को सेट करते हैं, क्योंकि ये एनुअल ऑब्जेक्टिव्स हमें प्रायोरिटीज़ को बनाने में जो है ना वो हेल्प करते हैं कि भाई हमने ऑब्जेक्टिव बना लिया, अब ये ऑब्जेक्टिव जो है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है, डिविजनल है या डिपार्टमेंटल है, उसके अकॉर्डिंगली फिर जो है ना उनको चीज़ें जो है ना उनके ऊपर हम जिम्मेदारी लगाते हैं कि उनको क्या करना है, उनमें से कितने लोग जो है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, कितने इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हैं। तो ये अगर ऑर्गेनाइजेशनल लेवल का ये ऑब्जेक्टिव है तो फिर ऑर्गेनाइजेशन को जो है ना उसको इम्पोर्टेंस देनी पड़ेगी। अगर डिविजनल लेवल का है, अगर डिपार्टमेंटल लेवल का है, तो ये चीज़ें जो है ना, जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम कहेंगे भाई हमें डिपार्टमेंट के अंदर जो है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को जो है ना वो अच्छा करना है, तो अगर हम ये करें तो ये डिपार्टमेंटल डिसीजन, सॉर्ट ऑफ डिपार्टमेंटल डिसीजन है कि वहाँ बैठ के जो है हम अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट करेंगे डिपार्टमेंट में कैसे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, या अगर हम जदीद तरीक़ों से अगर स्टूडेंट्स को पढ़ाना शुरू करते हैं तो वो कैसे पॉसिबल है। तो ये हमारा जो है डिपार्टमेंटल डिसीजन है। उसके बाद अगर मिसाल के तौर पर अगर कहा जाए कि भाई हम अपनी पूरी फैकल्टी को, अब फैकल्टी में बिज़नेस डिपार्टमेंट भी आ जाता है, कॉमर्स डिपार्टमेंट भी आ जाता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी आता है, तो अगर हम पूरी फैकल्टी को जो है ना अगर बेहतर करना चाहते हैं, उसको अपग्रेड करना चाहते हैं, तो फिर एक तरह से वो हमारे जो फैकल्टी डिसीजन हो गया, एक पूरी फैकल्टी का डिसीजन हो गया। अगर यूनिवर्सिटी ये सोचे कि हमें जो है ना वो सारी डिपार्टमेंट्स, पूरी यूनिवर्सिटी को अपग्रेड करना है ताकि हम जो है QEC वर्ल्ड रैंकिंग में जो है ना हमारा नाम आ जाए, इस किस्म का अगर डिसीजन हो तो ये नहीं कहने का मकसद ये है कि यूनिवर्सिटी या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का डिसीजन है तो फिर उनको प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेंगी, अगर वो डिविजनल डिसीजन है तो उनको अपनी प्रायोरिटीज़ सेट करनी पड़ेंगी, अगर वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन का डिसीजन है तो उनको पूरी प्रायोरिटीज़ सेट करनी पड़ेंगी। तो ये एनुअल ऑब्जेक्टिव सेट करने के जो पर्पस होता है। आगे बढ़ते हैं। रिसोर्सेस जो है फाइनेंशियल होते हैं, पैसे किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होंगे, किसको कितने पैसे देने हैं। फिज़िकल होते हैं, मशीनरी, इक्विपमेंट, बिल्डिंग वगैरह, तो ये हमारे ये किसको कितने एलोकेट करने हैं, ये अकॉर्डिंग टू द जो भी हमारी स्ट्रेटजी है उसके हिसाब से डिसाइड कर। ह्यूमन रिसोर्स, कितने लोग एक्वायर करने, कितने नए हायरिंग होगी, कितने लोग कहाँ पे डिप्यूट करने हैं, तो ये जो है ना ह्यूमन रिसोर्स की भी एलोकेशन होती है। फिर टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजी का मतलब आजकल टेक्नोलॉजी में सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, इस किस्म के रोबोट्स, तो जो है वो यानी चीज़ें आ जाती हैं, तो वो चीज़ें कहाँ कहाँ रिक्वायर्ड हैं, तो उस हिसाब से यानी रिसोर्स एलोकेशन आई थिंक इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड कि उसके अंदर क्या होता है। सिंपली हम अपनी स्ट्रेटजी को देखते हैं, फिर रिसोर्सेज को एलोकेट करते हैं, किसको क्या करना है, किस तरीके से उसको करना है। उसके बाद कन्फ्लिक्ट हम कहते हैं भाई कन्फ्लिक्ट जो है ना वो सही नहीं होता। अगर मेरी राय ली जाए या मुझे अगर कोई पूछे तो मैं कहता हूँ कन्फ्लिक्ट जो है ना बुरी चीज़ भी नहीं है, क्योंकि देखो कन्फ्लिक्ट का मतलब क्या है। कन्फ्लिक्ट का मतलब ये है कि लोगों के दरमियान जो है जो डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन है, ठीक है। अब देखें दो चीज़ों का बड़ा वो है हमारे पास अंडरस्टैंडिंग की थोड़ा सा इशू है कि एक चीज़ होती है मुखालफत और एक होती है इख्तलाफ राय। मुखालफत और इख्तलाफ राय में बहुत बड़ा फ़र्क है, बहुत बड़ा फ़र्क है। ये डिफरेंसेस हैं ओपिनियन की, लोग उसको अंडरस्टैंड बहुत कम करते हैं। उनको मुखालफत में और इख्तलाफ राय में जो है ना डिफरेंस पता नहीं होता। देखिए इख्तलाफ राय सहाबा कराम में भी थी, अगर आप उनकी हिस्ट्री को उठा के देख लें, इस्लामिक हिस्ट्री को उठा के देख लें, इख्तलाफ राय थी। तो इख्तलाफ राय का ये मकसद थोड़ी था ये एक दूसरे के मुखालिफ थे कि भाई उनको जो है ना एक दूसरे की जो है ना वो बात करना भी अच्छा नहीं। इख्तलाफ राय का मकसद ही डिफरेंट होता है। इख्तलाफ राय का मतलब ये है कि मिसाल ये बाप बेटे के दरमियान भी हो सकता है, ये फैमिली मेम्बर्स के दरमियान भी हो सकता है कि मिसाल के तौर पर
आप कोई काम करना चाहते हैं और आपके भाई या आपके कोई रिश्तेदार या आपके वालिद साहब कहते हैं कि नहीं ये काम अच्छा नहीं है, ये काम से नुकसान होगा, या ये काम जो है ना हमारे आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है, ठीक है। अब ये समझो कि एक तरह का यानी इस काम को डिसलाइक करना या इसके ख़िलाफ़ ओपिनियन देने का मकसद ये नहीं है कि वो जो है ना आपके दुश्मन है, लेकिन ये इख्तलाफ़ राय है। अब मुखालफत क्या है? मुखालफत ये है कि वो आपके सामने डट जाएंगे, भाई हम तो आपको ये काम करने नहीं देंगे, ये हो ही नहीं सकता, आपको नहीं, कुछ भी हो जाए बस ये इसके ऊपर तो बस ये हो जाएगा कि आप यानी कुछ भी हो जाए हम आपको ये करने नहीं देंगे। तो ये फिर मुखालफत है। आप यानी किसी के साथ यानी लड़ाई की पॉइंट पे आ जाए। इख्तलाफ राय का मतलब ये है कि आप उसके व्यू पॉइंट के साथ इख्तलाफ करते हैं कि नहीं मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है, आपकी मर्ज़ी, आप करना चाहें तो कर लें, इट इज़ अप टू यू, लेकिन आई डोंट लाइक दिस। तो ये इख्तलाफ राय है। मुखालफत ये है कि आप उसके साथ दुश्मनी पे आ जाते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर इख्तलाफ राय है, यानी अगर मैं कहूँ कि भाई मुझे डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर करना है और मैं ये स्टेप्स लेना चाहता हूँ, अब इसमें कुछ लोग अगर ये कहें कि नहीं ये जो काम आप करने जा रहे हैं ये सही नहीं है, हम उसको पसंद नहीं कर रहे, ठीक, अब ये इख्तलाफ राय है। लेकिन अगर वो ये बोले ये तो हम आपको करने नहीं देंगे, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो नहीं, अगर आप करके दिखा दें, तो ये फिर मुखालफत है। यानी इख्तलाफ राय और मुखालफत में जो है ना आप थोड़ा सा डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। तो कन्फ्लिक्ट का यहाँ मतलब है इख्तलाफ राय, ठीक है। इख्तलाफ राय जो है वो अच्छी चीज़ होती है, इससे ये है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ें दोनों जो है वो आपके सामने आती हैं। इवन मैं आपको ये कहूँ कि हमारे जो पॉलिटिकल सिस्टम है, डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है, हमारी बदकिस्मती ये है कि हमने डेमोक्रेटिक सिस्टम को अभी तक हमारे जो उसकी जो असल रूह है उस हिसाब से हमने कभी इसको ऑब्ज़र्व किया ही नहीं है, या हमने वो चीज़ देखी नहीं है। डेमोक्रेटिक जो सिस्टम है उसकी सबसे बड़ी जो बेहतरीन चीज़ है, सबसे जो अच्छी चीज़ है वो ये है कि जो हम कहते हैं ना पार्लियामेंट में ये होता है कि आपका जो भी लीडिंग जो गवर्नमेंट होती है और उसकी जो अपोजिशन होती है, ये दोनों एक दूसरे के सामने वहाँ जाते हैं और जो है ना वो जितने भी उसके कारनामे होते हैं, जितनी भी चीज़ें होती हैं, तो वो एक दूसरे के साथ उनका जो है ना वो होता है कि गवर्नमेंट कहती है भाई हम ये करने जा रहे हैं, अपोजिशन कहती है कि नहीं ये काम आप करें, ये ना करें। ये चीज़ें जो है इससे क्या होता है, कन्फ्लिक्ट से जो नेगेटिव साइड्स होती हैं वो सामने आती हैं। इससे जो है ना ऑर्गेनाइजेशन की बेहतरी के लिए काम होता है। मैं सिंपली ये बोलूँ कि मिसाल के तौर पर आप कोई काम करना चाहते हैं और आपको कोई आपके साथ इख्तलाफ राय करने वाला नहीं है, तो एंड ऑफ द डे क्या होगा कि आपने कुछ सोच के किया था, लेकिन आप अपने व्यू पॉइंट से सोच रहे हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आगे उसका रिज़ल्ट क्या निकलने वाला है। लेकिन अगर आप जो है ना इस तरीके से इन चीज़ों को करें कि जो उसके अंदर अगर आप लोगों की राय भी कुछ मद्देनज़र रखें, तो इसके अंदर ये होगा कि चीज़ें उस हिसाब से होंगी कि फिर जो है ना आपको उसकी नेगेटिव और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स दोनों आपके सामने आएंगे, और फिर आप जो है ना उस काम को जो करेंगे वो काम बेहतर से बेहतर होगा। तो मैनेजिंग कन्फ्लिक्ट जो है, आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करें, उनकी बातें सुनें और उनको समझें कि ये क्यों, यानी कि कन्फ्लिक्ट क्यों हो रहा है, कि ये रीज़न क्या है, क्या वजह है जो है ना ये चीज़ें हो रही हैं। तो उस हिसाब से फिर आप उन चीज़ों को मैनेज करें। तो मैनेजिंग कन्फ्लिक्ट जो है वो इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि लोगों का जो व्यू पॉइंट डिफरेंस होता है, तो उसमें सबसे बड़ी चीज़ जो है वो ये है कि वो आपको पॉजिटिव पॉइंट्स उसमें पता लग जाते हैं। आपको पता लग जाता है कि जो है ना ये चीज़ जो मुखालफत हो रही है वो क्यों हो रही है। उनको फिर जो है ना आपको मैनेज करना होता है और उनको चीज़ों को देखना होता है कि इसके रीज़न्स क्या हैं, ये क्यों हो रहा है चीज़ें। तो ये बाकी इसके अंदर पॉइंट्स लिखे हुए हैं, लेकिन सबसे अहम चीज़ जो पहले भी डिस्कस कर चुका, अभी भी कर रहा हूँ, कि लोगों की तारीफ़ करना शुरू कर दें, लोगों को अप्रिशिएट करने, उनके छोटे छोटे अच्छे कामों को आप जो है ना अप्रिशिएट करें, ताकि जो लोग हैं वो आपके साथ जुड़ जाएं और ऑर्गेनाइजेशन की बेटरमेंट के लिए काम करें, ठीक है। उसके बाद मैचिंग स्ट्रक्चर विद स्ट्रेटजी, लाजमी बात है, आपने स्ट्रेटजी बना ली, अब आप स्ट्रक्चर को अपना चेंज करेंगे। स्ट्रक्चर का मतलब है कि देखें, अभी मुझे सिर्फ सपोज़ कराची लेवल पे अगर ऑपरेट करूँ,
तो मैंने एक छोटा सा ऑफिस खोल रखा है, मैं वहाँ बैठ के जो ना वो अपने ऑफिस चला रहा हूँ। लेकिन अब मैं ऑल ओवर द पाकिस्तान अपने आप को पेनिट्रेट करना चाह रहा हूँ या वर्ल्ड वाइड पेनिट्रेट करना चाह रहा हूँ। अब लाजमी बात है कि अगर मैं मार्केट पेनिट्रेशन की तरफ जा रहा हूँ या मार्केट डेवलपमेंट की तरफ जा रहा हूँ या प्रोडक्ट डेवलपमेंट की तरफ जा रहा हूँ या डाइवर्सिफिकेशन किसी भी स्ट्रेटजी की तरफ जा रहा हूँ, और मैं अपने उसी सेटअप में रहते हुए सोचूं कि नहीं मुझे तो उसी सेटअप में रहते हुए करना है, तो ये चीज़ जो है वो पॉसिबल नहीं है। मुझे अपना स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ेगा। लाजमी बात है कि मैं अगर ऑल ओवर द पाकिस्तान जाना चाहता हूँ तो मुझे ऑल ओवर द पाकिस्तान मुझे ऑफिस खोलने पड़ेंगे, उसके हिसाब से मुझे चलना पड़ेगा। तो मुझे अपना स्ट्रक्चर जो है उस हिसाब से अलाइन करना पड़ेगा। ठीक है, अब स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, क्या होते हैं, उसको ज़रा हम आगे बढ़ते हैं, स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करते हैं। देयर आर 4 फॉर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर: फंक्शनल, डिविजनल, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट एंड मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। फंक्शनल स्ट्रक्चर बेसिकली जो हमारे डिपार्टमेंट होते हैं वो फंक्शनल स्ट्रक्चर है। जैसे उर्दू यूनिवर्सिटी का बिजनेस डिपार्टमेंट, कॉमर्स डिपार्टमेंट, इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट, फार्मेसी वगैरह वगैरह, ये जितने भी हैं ये सारे फंक्शनल स्ट्रक्चर हैं, यानी डिपार्टमेंट। इसी तरीके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सेल्स, मार्केटिंग, प्रोडक्शन, HR, फाइनेंस, रिसर्च, डेवलपमेंट, परचेजिंग, ये सारे डिपार्टमेंट हैं, ये सारे फंक्शंस हैं। ठीक है, नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये सीधा सिंपल फॉर्मेट फंक्शनल डिपार्टमेंट होता है, फंक्शनल स्ट्रक्चर होता है। एक बॉस होता है, उसके अंडर में सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन जब आपकी बिज़नेस बढ़ जाता है, आप बड़ी लेवल पे चले जाते हैं, तो फिर आपको क्या करना होता है, फिर आपको अपना स्ट्रक्चर चेंज करना होता है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं कहूँ कि भाई यूनिलीवर है। अब यूनिलीवर के अंदर जो है डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, वो कुकिंग ऑयल भी बना रहे हैं, वो रफ़ान प्रोडक्ट्स भी बना रहे हैं, वो जो है लाइफबॉय शैम्पू भी बना रहे हैं, वो लाइफबॉय साबुन भी बना रहे हैं, वो डव भी बना रहे हैं, वो पता नहीं डिफरेंट किस्म के सोप्स और क्रीम्स और आपके जो शैम्पू वगैरह ये चीज़ें भी बना रहे हैं। और वो जो किचन के जो है लेमन मैक्स या इस किस्म की, यानी बहुत सारी उनकी प्रोडक्ट्स हैं। खाने पीने की चीज़ें भी के अंदर भी वो हैं, और इसके अलावा ये जो सोप्स हैं, शैम्पू हैं, उसके अंदर भी हैं। अब अगर उसको वो एक ही स्ट्रक्चर के साथ चलाते हैं तो ये पर उनके लिए बड़ा मुश्किल है, क्योंकि देखो शैम्पू या साबुन की मार्केट एक अलग चीज़ है, उनकी प्रोडक्शन का जो HR, उनका फाइनेंस तो ठीक है समझ में आता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट उनकी टोटली डिफरेंट होती है, उनकी परचेजिंग डिफरेंट होती है, उनकी मार्केटिंग डिफरेंट होती है, खाने पीने की जो कस्टमर हैं उनकी चीज़ें डिफरेंट होती हैं। फिर वो जो आपका फंक्शनल स्ट्रक्चर वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होता। फिर आपको क्या करना होता है कि डिवीज़न करनी होती है, डिविजनल स्ट्रक्चर। अब डिविजनल स्ट्रक्चर जो है बाय जोग्राफिक एरिया, बाय प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट और सर्विस, बाय कस्टमर, बाय प्रोसेस। ठीक है, ये आपका डिविजनल स्ट्रक्चर बन सकता है। बाय जोग्राफिक एरिया कैसे बन सकता है? मिसाल के तौर पर मैं जो है यूनिलीवर की अगर बात करूं, तो यूनिलीवर का अगर हम ऑल ओवर द वर्ल्ड की बात करें तो पाकिस्तान उनके लिए एक जो है ना वो डिवीज़न हो सकता है, यानी पाकिस्तान के अंदर जो उनका बिज़नेस है वो एक डिवीज़न हो सकता है, क्योंकि वो पूरी दुनिया में ऑपरेट कर रहे हैं। तो पाकिस्तान उनके लिए डिवीज़न, तो ये जोग्राफिकल डिवीज़न है। या मैं अगर कोई काम कर रहा हूँ कराची में बैठ के, तो कराची के बाद अगर मैं लाहौर, इस्लामाबाद या बाकी जगहों पे अगर अपने सेटअप चलाना चाहता हूँ, तो मैंने वहाँ पे जो है ना फुल फ्लेज एक आउटलेट ओपन कर लिए, जो वहाँ पे जो भी लोग हैं उनको फुली तरह से उनको ही कंट्रोल है, वही उसको जो है ना हैंडल करेंगे, वही उसकी मार्केटिंग करेंगे, वही उसकी सारे मामला देखेंगे। तो समझो कि वो मैंने जोग्राफिकल एरिया के हिसाब से डिवीजन बना ली। दूसरी डिविजनल स्ट्रक्चर है बाय प्रोडक्ट और सर्विस। यूनिलीवर की ही बात करें तो अगर वो शैम्पू को अलग कर देते हैं, सोप को अलग कर देते हैं डिवीज़न, और कुकिंग ऑयल को अलग डिवीज़न कर देते हैं, यानी अपनी हर प्रोडक्ट को अलग अलग डिवीज़न बना लें, तो ये बाय प्रोडक्ट डिविजनल स्ट्रक्चर हो गया। अब डिविजनल स्ट्रक्चर जैसे यहाँ पे प्रोडक्ट वाइज किया गया है कि प्रोडक्ट X की डिवीज़न, उसमें R&D अलग होगा, मैन्युफैक्चरिंग अलग होगा, यानी उस पूरी डिवीज़न के सारे फंक्शनल डिपार्टमेंट अपने होंगे। फिर दूसरी प्रोडक्ट की डिवीज़न के सारे फंक्शनल डिपार्टमेंट अपने होंगे। तीसरी प्रोडक्ट के, अब ये डिवीज़न प्रोडक्ट वाइज भी हो सकती है, जोग्राफी, ये समझो कि डिवीज़न पाकिस्तान हो गया, ये इंडिया हो गया, ये श्रीलंका हो गया, तो ये कंट्री वाइज यानी जोग्राफिकल के हिसाब से भी हो सकता है, प्रोडक्ट के हिसाब से भी हो सकता है, बाय कस्टमर भी हो सकता है। जैसे PIA के अंदर आप जाएंगे तो PIA के अंदर जो आपके जो पैसेंजर हैं उनके लिए अलग पूरी डीलिंग अलग होती है, और जो आपके कार्गो है उसकी पूरी डीलिंग अलग है, उसकी पूरी डीलिंग है।
बाय प्रोसेस भी हो सकती है। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर आप देखें तो उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग है, ठीक है, उसका वो डिवीज़न अलग है, मैन्युफैक्चरिंग की डिवीज़न अलग है, और उनके जो असेंबलिंग है उसकी डिवीज़न अलग है। वहाँ पे सिर्फ असेंबलिंग का काम होता है, ऐसा नहीं होता कि जहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, कि डिफरेंट ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जहाँ पे सिर्फ पार्ट्स बनते हैं और वो असेंबल होते हैं किसी और जगह पे। तो वो पार्ट्स जो बन रहे होते हैं वो अलग डिवीज़न बना दी, क्योंकि उनके पार्ट्स का पूरा मैकेनिज़्म अलग है, और फिर जो वहाँ पे असेंबलिंग हो रही होती है वहाँ पर उन्होंने अलग डिवीज़न बना ली। तो ये डिवीज़न डिफरेंट हिसाब से, पर डिवीजनल के अंदर फंक्शनल जो है वो बन सकते हैं आपके स्ट्रक्चर उसके अंदर पर आ जाएगा। यानी फंक्शनल तो बिल्कुल आपके सादा सा फॉर्मेट है, लेकिन जब आपका बिजनेस बड़ा हो जाता है फिर आपको डिवीजनल की तरफ जाना पड़ता है। हर डिवीजन का फिर अलग अलग अपना फंक्शनल डिपार्टमेंट हो सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट स्ट्रक्चर, इसके अंदर और डिवीजन के अंदर थोड़ा सा फ़र्क है। इसके अंदर ये होता है कि ये डिवीज़न से थोड़ा सा ब्रॉडर हो जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं यूनिलीवर की अगर बात करूं तो यूनिलीवर की जो अगर हम सोप्स, शैम्पू, ब्यूटी क्रीम या इस किस्म की जितनी भी चीज़ें, यानी जो सिमिलर, जिसकी टारगेट मार्केट तकरीबन सिमिलर है, एक तरह की है, तो उसको यानी बजाय कि आप सोप को अलग कर दें, शैम्पू को अलग कर दें, आप क्रीम्स को अलग कर दें, आपने जो है ना इन तीनों चीज़ों को कंबाइन करके एक बिज़नेस यूनिट बना दिया। यानी आपने डिफरेंट 2-3 डिवीजन्स को मिला के, यानी सोप की डिवीज़न, शैम्पू की डिवीज़न और उसको डिवीज़न को मिला के आपने एक स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट बना लिया। तो उसमें ये होता है कि फिर आपका जो, यानी उसमें 2-3 डिवीजन्स आपकी शामिल हो गई, यानी थोड़ा सा डिवीज़न से थोड़े ब्रॉडर लेवल पे ये जो काम आपने कर दिया। तो ये जो है ना स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट कहलाता है, जिसके अंदर जो है आप एक तरह के कस्टमर को जो भी प्रोडक्ट्स हैं या मिलती जुलती जो भी आपकी प्रोडक्ट्स हैं उनको आपने एक बिज़नेस यूनिट का नाम दे दिया, और कुकिंग ऑयल या इस किस्म की जो खाने पीने की चीज़ें हैं उनको आपने एक बिज़नेस यूनिट का नाम दे दिया। तो ये इसमें फिर कुछ डिवीजन्स आ जाएंगी, तो ये SBU स्ट्रक्चर कहलाएगा। उसके बाद मैट्रिक्स स्ट्रक्चर है। मैट्रिक्स स्ट्रक्चर के अंदर जो है आपका जो ना दो, यानी इसमें एक मैनेजमेंट का एक रूल वायोलेट हो रहा है, यूनिटी ऑफ कमांड। तो उसमें फंक्शनल डिपार्टमेंट में ये होता है कि सिंपली ये जो, यानी फंक्शनल डिपार्टमेंट अगर आप देखें तो जो फंक्शनल स्ट्रक्चर हमने देखा था उसके अंदर ये था कि आपका ये बॉस है, यानी सेल्स एंड मार्केटिंग, और उसके अंदर में ये लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये मैट्रिक्स स्ट्रक्चर में ये है कि आप प्रोडक्शन मैनेजर हैं, आपके अंदर में ये लोग आ रहे हैं, लेकिन उसी के साथ आप पैरेलल आपके वर्टिकल, तो आप वर्टिकल चेन ऑफ कमांड तो आपके पास है ही है, लेकिन उसमें हॉरिजॉन्टल चेन ऑफ कमांड भी होता है। यानी आप किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर काम कर रहे हैं तो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर आप प्रोडक्शन मैनेजर को भी रिपोर्ट करेंगे और प्रोजेक्ट ए के मैनेजर को भी रिपोर्ट करेंगे। अगर आप किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर काम कर रहे हैं तो इसमें यह है कि आप दो बंदों को हॉरिजॉन्टली भी आप रिपोर्ट करेंगे, वर्टिकली भी आप रिपोर्ट करेंगे। तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है ये जो है मैट्रिक्स स्ट्रक्चर कहलाता है। इसमें यूनिटी ऑफ कमांड वायोलेट होता है कि एक बंदे को रिपोर्ट करना है, ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे वायोलेट होता है, ठीक है। उसके बाद रीस्ट्रक्चरिंग है। रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब ये है कि आप अपने स्ट्रेटजीज़ के हिसाब से चीज़ों को करेक्ट करें। अगर आपको ज़रूरत हो तो आप डाउन साइजिंग करें। डाउन साइजिंग का मतलब है कि अपने जो बिज़नेस आपके काम नहीं कर रहे या जो आप बिज़नेस के पार्ट्स आपके नुकसानदेह हैं वो उनको आप शट डाउन कर दें, या एम्प्लॉइज़ जो हैं वो आप एक्सेस में हैं तो उनको निकाल दें। राइट साइजिंग करें, राइट पर्सन ऑन राइट पीपल लेकर आ जाएं। डी लेयरिंग करें। डी लेयरिंग का मतलब ये है कि अगर मैनेजमेंट लेयर बहुत ज़्यादा हैं, आपके छोटे से एम्प्लॉई को बड़े तक पहुंचने के लिए जो ना 2-4 लोगों के साथ गुजरना पड़ता है, तो उसको कम से कम करें, और जो है ऐसा करें कि दरमियान में जितनी भी रुकावटें हों वो ख़त्म हो जाएं, डायरेक्ट लोग बॉस को एक्सेस कर सकें। तो इस किस्म की रीस्ट्रक्चरिंग की अगर ज़रूरत है तो इम्प्लीमेंटेशन अगर आपकी स्ट्रेटजी की नीड के मुताबिक है तो उसको भी करेक्ट करें, ठीक है। उसके बाद स्ट्रेटजी सपोर्टिव कल्चर आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। उसके अंदर जो है ये डिफरेंट चीज़ें लिखी हुई हैं, आपकी फ़िलासफ़ी, आपकी जो फिज़िकल स्पेस, आपके रोल मॉडल, टीचिंग, कोचिंग, ट्रेनिंग वगैरह, रिवार्ड सिस्टम आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। आपको यानी बीइंग ए लीडर आपको उसमें अटेंशन पे करनी पड़ेगी। जो भी चीज़ें क्रिटिसिज्म या जो भी क्राइसिस आ रहे होंगे उनको आपको मैनेज करना होगा। ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन और स्ट्रक्चर को देखना होगा, सिस्टम प्रोसीजर को देखना होगा, ठीक है। लोगों के प्रमोशन, सिलेक्शन, ये जितनी भी चीज़ें हैं उनको अकॉर्डिंगली लेके चलना होगा,
ठीक है, तो ये सारे इश्यूज़ हमें देखने होंगे। उसके बाद प्रोडक्शन ऑपरेशन इश्यूज़ में डिसीजन आ जाते हैं कि सपोज़ आप मार्केट पेनिट्रेशन करना चाह रहे हैं, तो आपका प्लांट साइज़ सपोर्टिव है, इन्वेंट्री आपके पास कितनी है, क्वालिटी कंट्रोल क्या है, कॉस्ट कंट्रोल क्या है, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन क्या है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना हम उसके अंदर देखते हैं। तो ये चीज़ें जो है स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन के अंदर जो है देखी जाती हैं कि आया हमारी स्ट्रेटजी के हिसाब से हमारे जो माहौल है, एनवायरनमेंट है, वो सपोर्टिव है या नहीं है। उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स को देखा जाता है कि कितने स्टाफ हमें चाहिए, किस किस्म का स्टाफ चाहिए, कितने काबिल लोग चाहिए, किस फील्ड में कितने एक्सपर्ट चाहिए। तो फिर उसमें सिलेक्शन कैसे करेंगे, ट्रेनिंग उनकी कैसे होगी, उनको कैसे लेके जाएंगे, उनको किस तरीके से जो है ना वो मैनेज करेंगे। तो ये सारी चीज़ें ह्यूमन रिसोर्स के जितने इश्यूज़ हैं वो भी उसमें आपको देखने होंगे। थैंक यू वेरी मच।